तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का मॉडल पेपर। ठीक है कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में हमारे मॉडल पेपर आएगा और किस तरीके से हम उसे सॉल्व करेंगे। आज हम लोग ये बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा लो। अब मुझे पता है आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते हो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक नहीं देखे हैं ना, तो वो वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट पर अपलोड है। क्लास 10 साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जाकर के देख लो। ठीक है, और अच्छे तरीके से मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आप लोग के साथ बायो अमन आप लोगों के साथ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शानदार तरीके से शुरू करते हैं। तो बिल्कुल एक कॉर्नर पकड़ लो, एक किनारे में बैठ जाओ, अपनी सीट बेल्ट वगैरह जो भी है ना, रस्सी वगैरह लेके बांध के बैठ जाओ। तुम्हें उठना नहीं है, आधे घंटे पूरे वीडियो को देखना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हमें पेपर के आखिरी दिनों तक खूब मेहनत करनी है। ठीक है, ये क्या है, ये है क्लास 10th साइंस। ठीक है, क्लास 10th साइंस का यहाँ पे है मॉडल पेपर। ठीक है, क्या है, मॉडल पेपर। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि समझ लो ये जो मॉडल पेपर है ना, जस्ट इसको बोर्ड एग्जाम वाले पेपर से कॉपी किया गया है, उठा करके लाया गया है। जस्ट तुम्हारा पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से आएगा और इतने नंबर का आएगा। ठीक है, बहुत ढेर सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, सर परेशान है ये वो। देखो, परेशान फ्रस्ट्रेट होने से कोई कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, तो परेशान नहीं होने को, बिल्कुल बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो जाना है और अच्छे तरीके से रिवीजन अपने सब्जेक्ट को करते रहना। जितना भी सिलेबस है उसका लगातार रिवीजन करो। ठीक है, अच्छे से अब पढ़ो। देखो, आखिरी दिनों में ये समझ लो कि इस बार मैं इस बुक को जितना पढ़ लूँगा और अगली बार से मुझे कभी जीवन में ये बुक पढ़ने का मौका फिर नहीं मिलेगा। जीवन फिर कभी तुम्हें 10th नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस बार के हिसाब से पढ़ लो। तो आज के वीडियो है मॉडल पेपर पर। ठीक है, क्या है, मॉडल पेपर पर क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी साइंस के मॉडल पेपर के वीडियो चैनल पर हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट पर मिलेंगे, आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक करिएगा। क्लास 10th साइंस, क्लास 10th साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे रखी रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहीं पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, वहीं पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। और अगर आप हमारे वीडियोस को आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले आप अपने टॉपिक का नाम लिख दीजिए। जैसे आपको क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर चाहिए तो लिखिए क्लास 10th साइंस मॉडल पेपर, प्लस आपको ऐड कर देना है उसमें बायो अमन। ठीक है, बायो अमन सर आप लिख देंगे या फिर बायो अमन आप उसमें लिख देंगे, तो आपको वो जो वीडियो है ना, वो वीडियो, हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आप लोग सर्च करेंगे जल्दी से। ठीक है, क्लास 10 साइंस कक्षा 10 विज्ञान, क्या है, कक्षा 10 विज्ञान। तो चलिए अब हम लोग इसको धुआंधार तरीके से स्टार्ट करते हैं। फुल रिवीजन, सोचो 70 में 70 नंबर तुम्हें पूरे मिलेंगे। ठीक है, पूरे, क्योंकि तुमने पूरे साल मेरे साथ बहुत मेहनत की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट को तुम लोग चाट डाले होगे, है ना, प्लेलिस्ट को पूरी मतलब रट गई होगी तुम्हारे इतने अच्छे दिमाग में। और हाँ देखो, एक क्वेश्चन सबसे अच्छा है, मेंडल के नियम बहुत पूछा जाता है ना, मेंडल के नियम, इस पर एक मैंने स्पेसिफिक वीडियो बना करके रखा है, आप लोग चैनल पर जा करके उसको चेक कर लो। ठीक है, या फिर यूट्यूब पर सर्च कर लो मेंडल के नियम बायो अमन। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं कहीं ना कहीं। क्लियर है, चलो अब अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांक है हमारा टोटल 70 नंबर का। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिलाकर के 70 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि यदि किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने तथा दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो कौन सा दर्पण होगा। यदि किसी वस्तु है ना, उसको दर्पण के निकट अगर आप रखोगे तो प्रतिबिंब उसका सीधा बन जाएगा, और अगर उसको दूर रखोगे तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूर रखोगे तो वास्तविक बनेगा। तो ऐसा किसमें होता है, उत्तल में नहीं, समतल में नहीं, उत्तल समतल नहीं, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ होता है तो वो होता है अवतल दर्पण के अंदर। ठीक है, फिर आ जाओ, स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कितना होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये सब।
स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है? मैंने आपको बताया था, चिल्ला कर बताया था, 25 सेंटीमीटर होता है। मानव नेत्र पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया। ये क्वेश्चन तो आपका गलत हुआ ही नहीं होगा, ठीक है। तो स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु कितना होता है? तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर देखो, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? ठीक है, जो एम्पियर सेकेंड है वो किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का नहीं, विद्युत वाहक बल का नहीं, विद्युत धारा का नहीं। तो एम्पियर सेकेंड होता है आवेश का मात्रक। चार्ज का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति सेकेंड। सुन रखे हो ना? बिल्कुल सही। फिर देखो, घ नंबर बोल रहा है कि अनंत लंबाई की एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। मतलब लंबाई दे रखी है अनंत, ठीक है, लंबाई दे रखी है अनंत और ऋजुरेखी धारावाही के निकट चुंबकीय सूत्र। इसमें तो 4 पाई वाला तो होगा नहीं, ठीक है, 4 पाई वाले दोनों काट दो। अब बचता है आपका बी और डी। तो बी और डी में बोल रहा है चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना है, तो आर स्क्वायर वाला भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा इसका बी, है ना, क्योंकि निकट है तो आर स्क्वायर नहीं होगा, तो ये वाला होगा, ये वाला बी नंबर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या बोला है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा आप लोग जानते हैं, ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो मानव नेत्र के अंदर आपको पता है कि मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है? तो वो होता है मोटा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? मोटा उत्तल लेंस होता है। मानव नेत्र के अंदर कौन सा लेंस होता है? मोटा उत्तल लेंस होता है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है हमारे रेटिना पर, और वो प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर उल्टा बनता है, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो, विद्युत आवेशन किस वस्तुओं में पाया जाता है ना? विद्युत आवेशन किस वस्तुओं में पाया जाता है? जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। विद्युत आवेशन उसी वस्तुओं में पाया जाता है जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं में विद्युत आवेशन होता है, ठीक है। विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है? ये सभी 2-2 नंबर का था, ठीक है। ये कितने नंबर का? ये तीसरा प्रश्न है का नंबर, तीसरा का विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो होती है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा कार्य करती है, ठीक है। फ्लेमिंग के नियम के आधार पर वो विद्युत मोटर काम करती है, ठीक है। फिर देखो, या तो 4 नंबर का इसके बारे में आप पूरा डिटेल से लिख दो, या फिर अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला लिख दो कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पृष्ठदर्शी दर्पण के लिए वरीयता क्यों देते हैं? तो भैया जो वाहनों के अंदर उत्तल दर्पण होते हैं उनके पृष्ठदर्शी के लिए हम लोग वरीयता उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए देते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, इनका जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक होता है, ठीक है। जो उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है और जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है और छोटा बनता है, ठीक है। यही इसका मुख्य वो है कि प्रतिबिंब हमेशा सीधा व छोटा बनता है, ठीक है। फिर देखो, मानव नेत्र की संरचना का केवल स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, 4 नंबर ले जाइए। बिल्कुल सिंपल है ना, ये वाला चित्र गोल गोल घुमा करके अंध बिंदु पीत बिंदु करके निकाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे लेंस रेटिना सब नाम लिख दो, 4 नंबर का है ये। इसका एक वीडियो अलग से बन रखा है मानव नेत्र वाला, ठीक है, तो उसको देख लेना, इसको रट के जानना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आइए ख नंबर में अथवा में फिर दे रखा है, अगर मानव नेत्र का चित्र नहीं बना तो अथवा वाला क्वेश्चन कर दो कि जब ए 1 ओम 10 की पावर 6 ओम 1 ओम 10 की पावर 3 ओम इतने के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे? 2-2 आपका 4 नंबर का आंसर है, ठीक है। तो ये आपको 1/r वाला जो फॉर्मूला है उसको लगाना होगा, ठीक है। 1 क्या है? 1 है प्लस 1/10 की पावर 6 है, ठीक है, ए नंबर वाला, ठीक है। इसको निकालोगे आप कितना आएगा? 10 की पावर 6 आएगा प्लस 1/10 की पावर 6, ठीक है, हाँ इतना। तो इसका जो है एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। फिर इसी तरह आर वाला बी का मान निकालोगे, आर का मान, ठीक है। फिर जब बी का मान निकालोगे आर का, इनको आपस में जोड़ वगैरह दोगे तब आपका निर्णय आ जाएगा, क्लियर है। चलो
न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करवाने बैठ जाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम टू सेम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे आएगा 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। एक जो परिनालिका होती है वो चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है। क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। एक क्षण चुंबक लेंगे, उसके ऊपर एक धागा लपेट करके हम उसको लटका देंगे, फिर उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर लेंगे, ठीक है। चलो, या फिर इसको कर लो 7 नंबर का, या फिर नीचे वाला क्वेश्चन कर लो कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींच करके बताओ। किरण आरेख खींचना है और न्यूमेरिकल लगाना है। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी क्या दे रखा है, एफ बराबर दे रखा है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, तो एफ बराबर दे रखा है -15 सेंटीमीटर। फिर देखो क्या दे रखा है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है ना, v बराबर दे रखा है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो जब आप u का मान निकालोगे तो 15 10 15 30 आएगा, तो 30 2 1 -30, हाँ, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/f फॉर्मूला लगा करके देखो, -30 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, या तो इसको कर दो या तो इसको, जो तुम्हें आता हो वो करो। एक बार डिसाइड कर लो कि मुझे किसे करना है, ठीक है। अगर दोनों नहीं आते तो फिर देखो इनमें से थोड़ा थोड़ा कौन आता है, जो थोड़ा थोड़ा आता हो उसे ही करके आगे बढ़ जाओ। क्लियर है। फिर आ जाओ खा नंबर, ये है अपना पोर्शन केमिस्ट्री का। क्या है, ये है अपना पोर्शन केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का खा नंबर क्वेश्चन पूछता है का नंबर कि ये खंड खा है, ठीक है। तो आप लोग उत्तर लिखोगे, खंड खा लिखोगे, फिर वहाँ पे आंसर लिखना शुरू करोगे। का नंबर का क्वेश्चन है कि नौसादर को गर्म करने पर यह अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, ठीक है। जो नौसादर होता है उसको गर्म करने पर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड में टूट जाता है, गर्म करने पर, ठीक है। फिर टूट जा रहा है, ठीक है। ठंडे में दोनों के संयोग से नौसादर बनता है, टूट भी जाता है और ठंडा होने पर फिर से वो नौसादर बन जाता है। ये अभिक्रिया कौन सी है, ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, कि ऊष्मा अपघटन। अपघटन मतलब एक बार टूट गई दोबारा से नहीं बनी, ठीक है। विस्थापन मतलब विस्थापित हो गई दोबारा से नहीं बनी। अपघटन मतलब अपघटित हो गई दोबारा से नहीं बनी। तो ये है ऊष्मा वियोजन अभिक्रिया। एक बार सोडियम क्लोराइड में हाइड्रोजन और अमोनिया क्लोराइड में नौसादर टूट गया, लेकिन जब उसे ठंडा कर दोगे तो फिर से वो तुम्हारा नौसादर बन जाएगा, ठीक है। वो 1 नंबर का क्वेश्चन, ये उसमें वियोजन अभिक्रिया है, पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है। ख नंबर क्या है, H2S विलयन का pH मान है, ठीक है। क्या बोलता है कि H2S विलयन का pH मान है। 1 नंबर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2S विलयन का pH मान कितना होता है, तो इसका मान होता है pH मान 7 से कम होगा, ठीक है। H2S जो विलयन होता है बच्चे, उसका pH मान कितना होता है, तो वो होता है 7 से कम। क्लियर है। चलो ग नंबर देखो, एसिटिक एसिड में क्रियात्मक समूह है, ठीक है। एसिटिक एसिड के अंदर क्या क्रियात्मक समूह होता है, मैंने आपको बताया था ना, सिंगल बॉन्ड COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड का क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का ये क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें याद कर लो, देख लो कहाँ कहाँ से तुम्हें फंसा देंगी, कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है। फिर देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है, ये क्वेश्चन है दोनों 2-2 नंबर के, इन्हें दोनों को करना अनिवार्य है, ठीक है। 3 है, गा नंबर तक है, ठीक है। 6 नंबर के आपको क्वेश्चन यहाँ पे हैं, ठीक है। इन्हें तीनों को करना अनिवार्य है। क्या बोलता है कि सोडियम को किरोसिन तेल में क्यों डुबा करके रखा जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अगर सोडियम को किरोसिन तेल में नहीं डुबाओगे तो वायुमंडल के संपर्क में आने से आग पकड़ लेती है, ठीक है। डुबा दोगे तो वो कोई क्रिया नहीं करती है, ठीक है। और वो सोडियम केरोसिन को इसीलिए तेल में डुबा करके रखा जाता है। फिर बोलता है कि मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। मैग्नीशियम की तरह जो रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखा रहे, जस्ट मैग्नीशियम की तरह होते हैं, तो पहला हुआ हमारा पहला हुआ कैल्शियम। हाँ, कैल्शियम बिल्कुल मैग्नीशियम की तरह दिखा, मतलब अपना रासायनिक वो है जो अभिक्रिया है वो दिखाता है, कैल्शियम हो गया, ठीक है, जिसको अपन लोग Ca के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की तरह देखा जाए तो आपका एक बेरियम होता है ना, बेरियम। बेरियम भी आपका क्या करता है, मैग्नीशियम की तरह ये दोनों दिखाता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैग्नीशियम तत्व के बिल्कुल समूह होते हैं, ठीक है। और इन दोनों तत्व में मैग्नीशियम की तरह 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, इन दोनों अंदर मैग्नीशियम में 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनमें भी
दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके चयन का आधार क्या है कि इनके अंदर दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ग नंबर क्या है, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया की एक अभिक्रिया लिखिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, ग नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सिल्वर जो है, ठीक है, सिल्वर के शोधन के लिए इसकी जो इस प्रतिस्थापन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर, सबसे पहले हम लिखते हैं सिल्वर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लो, सॉरी कॉपर धातु के लिए। ठीक है, ये है हमारा सॉलिड। क्लियर है, चलो इसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, नीचे हमारे पास बहुत जगह है यहाँ पे। ग नंबर क्वेश्चन है, क्या है, हमने लिखा कॉपर है, ये है सॉलिड। इसके बाद क्या बोला जाता है यहाँ पे बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब हमने ले लिया इसको AgNO3। ठीक है, अब इससे जब क्रिया होती है तो क्या होगा, तो जब सिल्वर नाइट्रेट और इससे क्रिया होगी तो ये CuNO3 से जुड़ेगा। ठीक है, तो ये बनेगा CuNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, प्लस अब ये बचा Ag, तो Ag क्या बनेगा, Ag सॉलिड होकर के बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे 2Ag होगा, तो इसको बैलेंस कर दो, इधर भी 2 लगा दो। ठीक है, सिल्वर नाइट्रोजन 3 2 होगा, तो इधर कैल्शियम सिल्वर, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्ट क्लियर है। ठीक है, चलो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, देखो ये 3 बैलेंसिंग इसकी सही है, दो Ag सिल्वर इधर भी है, 2 सिल्वर इधर भी है। क्लियर है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये है एक्वस। ठीक है, और ये है आपका सॉलिड। ठीक है, क्लियर है, चलो आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल, इतना लिख करके आगे बढ़ जाना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या 20 के चारों ओर 12, 19, 21 और 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बड़े प्यार समझना, इतने तत्व स्थित है। ठीक है, इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है। ठीक है, इनमें से किन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो समान है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। ठीक है, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा। जो कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम का कितना है, परमाणु क्रमांक 20 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 2882। ठीक है, इसके बाद जो 12 पर आओगे, अगर 12 का आप लोग परमाणु क्रमांक करोगे, पर वो सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आएगा 282 आएगा। इसके बाद अगर आप 19 का करोगे तो 19 में जो परमाणु रखा है उसका करोगे तो 2 8 8 8 8 16 17 18 1 19। ठीक है, ये वो 19 का। अगर आप 21 का करोगे तो आएगा 2 8 9 10 2, हाँ फिर 2 आया। ठीक है, इतना हो गया 19 का, 21 का आपने देख लिया। अब अगर आप यहाँ पे 38 का करोगे तो उसका परमाणु क्रमांक आएगा 2 8 18 8 2। ठीक है, तो ये जो 38 वाला है ये क्या है, ये एक प्रकार की आपकी संक्रमण धातु है ना, देख रहे हो, इसमें 4 बारी में गया है, 3 बारी में, 4 बारी, इसमें 5 बार में गया। ठीक है, 2 8 18 आया, तो यानी कि ये संक्रमण धातु है। क्लियर है, चलो यहाँ पे 2 नंबर इतना बस कर दोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दोगे, नंबर मिल जाएगा चुपचाप, है ना। चलो आगे आओ। उसी का ख नंबर 7 का ख नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। जो अम्ल का जलीय विलयन होता है वो क्यों विद्युत को अपने ऊपर चलाता है। देखो अम्ल हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया HCl के अंदर जलीय विलयन हमने ले लिया H2O। तो जब HCl में H2O निकलेगा तो क्लोरीन अलग होगा, प्लस क्या होगा, हाइड्रोनियम ऑक्साइड अलग निकलेगा, है ना, हाइड्रोनियम गैस। तो जब ये हाइड्रोनियम निकला है, क्लोरीन निकला है, तो आपको पता है कि जल में घुलने के बाद अम्ल वियोजित होकर आयनों में टूट जाता है। ये क्या है, ये आयन है। ठीक है, आयनों में टूट जाता है, और आपको पता है कि आयन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो आयन होते हैं ना, आयन से ही विद्युत का चालन होता है। आयन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, आयन क्या होते हैं, तो आयन विद्युत चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, फिर देखो का नंबर देखो, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगी। ठीक है, का नंबर बोला है CO2, इसका देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकालना है। ठीक है, इसको आप लोग आराम से निकालना। का नंबर क्या है, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। इसका भी भैया आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कैल्शियम का सब जो है ना। फिर आओ, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O और MgO का निर्माण दर्शाइए। Na2O का निर्माण कैसे होता है और MgO का निर्माण कैसे होता है। तो जो
Na2O होता है तो इसमें जो उपस्थित धनायन होता है Na+, इसमें धनायन होता है ना, Na+ इसमें क्या होगा, धनायन होगा। और O2 जो होगा, O2 निगेटिव, ये क्या होगा, ये आपका ऋण आयन होगा। ठीक है, MgO में देख लो तो यहाँ पे जो Mg2+ होगा वो धनायन होगा और जो O2 निगेटिव होगा वो ऋण आयन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। ठीक है, कि इन यौगिकों में कौन सा आयन उपस्थित है। अब भैया ये यौगिक कहाँ पे दे रखा है ना। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ये जो आयन वाला मैंने बताया ना, कौन सा आयन, तो ये यही वाला था, ये क्वेश्चन मैं नहीं बताया। ठीक है, सेकंड नंबर नहीं बता रहा हूँ मैं, इन यौगिकों में कौन सा आयन वाला क्वेश्चन आंसर बता दिया। ठीक है, चलो देख लेना उसे अपना। अभी बायोलॉजी भी आने वाला है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे है हमारा बायोलॉजी का पेपर, बस इसी तरह आपका पेपर आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, देखो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, देखो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है ना। तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है भैया, इसको आप लोग देख लेना कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में विस्थापित कर देता है। जो लोहा होता है वो कॉपर को क्या करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है और क्या बना लेता है, और आयरन सल्फेट बना लेता है। ठीक है, आगे लिखना अपना। आपके पास दो विलयन ए और बी हैं। विलयन ए का पीएच मान 6 है और बी का पीएच मान 8 है। ठीक है, किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, इनमें से कौन अम्लीय होगा और कौन क्षारीय होगा, बताओ। इनमें से भैया जो ए है, सिंपल से ए में हाइड्रोजन आयन अधिक सांद्रण होंगे, है ना, इसमें क्या होंगे, अधिक होंगे। और जो बी है, बी क्या बोल रहा है, बी का पीएच मान 8 से बी का पीएच मान 8 है तो उसमें हाइड्रोजन आयन वो बी ए वाला क्या है, ए वाला हमारा अम्लीय है ना, 7 है, 6 है, 7 से कम है तो क्या है, अम्लीय है। और बी वाला क्या है, तो बी वाला क्षारीय है और इसमें हाइड्रोजन आयन कम होंगे। ठीक है, और ये क्या है, बी वाला क्या है, ये है क्षारीय। ठीक है, क्षारकीय है। क्लियर है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मुझे को पता ही नहीं था इतने सिंपल भी आ जाते होंगे। चलो यहाँ पे देखो कि कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। ठीक है, जो कार्बन है और उसके यौगिक हैं उनका उपयोग अधिकतर ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि ये यौगिक दहन के फलस्वरूप अधिक ऊष्मा देते हैं भैया। ठीक है, इनसे खाना वाना आसानी सारी चीज़ें बन जाती है, इसलिए ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्न परदों की परिभाषा कीजिए। देख लो, इनको पढ़ाया था ना मैं, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, गैंग क्या है, पढ़ाया था ना। क्या है, खनिज क्या होते हैं, तो खनिज वे तत्व होते हैं जिनको भू प्रॉपर्टी से या फिर भूमि से, है ना, प्राकृतिक रूप से खोद करके निकाला जाता है, खनिज कहलाते हैं। अयस्क क्या होता है कि कुछ स्थानों पर खनिजों के विशेष धात्विक मात्राएं पाई जाती थी, खनिजों के अंदर धात्विक पाई जाती है और उन्हीं खनिजों से धातु को निकालना अयस्क कहलाता है। गैंग क्या होता है कि खनिज के अंदर, ठीक है, खनिज और जो अयस्क होता है उसके अंदर धूल मिट्टी आदि होता है तो उसको उसकी अशुद्धियों को, ठीक है, उसी की अशुद्धियों को ही गैंग कहते हैं। ठीक है, चलो ग नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आप कैसे छांटेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको छांटने को कह रहा है कि समान रासायनिक गुणों वाले तत्व, आवर्त का पहला आवर्त, आवर्त का अंतिम आवर्त। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर छांटना होगा तो देखो जो समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो समान होता है ना। अगर रासायनिक गुण उसके समान है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समान होगा। ठीक है, अगर आवर्त का पहला तत्व, ठीक है, अगर आवर्त तत्व के पहले तत्व के वाह्यतम कोष में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल होगा। ठीक है, आवर्त का अंतिम तत्व, देखो आवर्त के अंतिम तत्व के वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त तत्व के अंतिम कोष में क्या होता है, वाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कोष के अंदर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। खंड गा आ गया अपना बायोलॉजी सेक्शन। ठीक है, और बायोलॉजी आपको पता है कि बायोलॉजी मतलब गर्दा है ना। तो बायोलॉजी खंडगा के अंदर पहला क्वेश्चन है कि अनाक्सीय श्वसन से बनता है। अनाक्सीय श्वसन से एथिल एल्कोहल, एथिलीन, ग्लूकोज और ग्लिसरॉल। तो अनाक्सीय श्वसन से क्या बनता है, तो अनाक्सीय श्वसन से एथिल एल्कोहल बनता है ना। ए नंबर सही है। फिर देखो पराग नलियों की अंडाणु की तरफ वृद्धि किसके कारण होती है। जो पराग नली होते हैं उसको अंडाणु की तरफ जो वृद्धि होती है वो किसके कारण से होती है, तो वो होती है रसोनुवर्तन, है ना, रसोनुवर्तन के कारण, जनानुवर्तन नहीं,
है ना, क्योंकि देखो जल और प्रकाश मतलब ये होगा प्रकाश, ये तो पॉलिनेशन के पार्ट हो गए ना तीनों, ये तीनों किसके पार्ट हो गए, ये तीनों पॉलिनेशन यानी कि परागण के पार्ट हो गए, है ना। परागकण इससे जाता है उड़ उड़ के, लेकिन वहाँ पे क्या पाया जाता है, वहाँ पे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स उसको पराग नली से अंडाणु की तरफ उसे लेकर जाते हैं, लिसलिसा होता है ना। स्टिग्मा से उसको स्टाइल होते हुए ओवरी के अंदर घुमा के फेंक आते हैं। चलो ग नंबर क्या बोलता है, ग नंबर बोलता है नीचे दी गई आहार श्रृंखला में मान लीजिए कि चौथे पोषी स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 5 किलो जूल है, तो बताइए उत्पादक स्तर पर कितनी ऊर्जा होगी। ठीक है, उत्पादक स्तर पर ऊर्जा पूछ रहा है कितनी स्तर होगी। अगर 5 किलो जूल है तो ठीक है, जैसे घास में 5 किलो जूल है, टिड्डा में कितना, मेढक में कितना, सांप में कितना, बाज में कितना। ठीक है, 5 किलो जूल है तो 5 नहीं होगा, 50, 500, 5000 टोटल होगा इसका 5000। ठीक है, क्या होगा 5000। क्लियर है, क्या होगा इसका 5000 किलो जूल होगा। ठीक है, सही है। चलो आगे है कि महासागरों में हम कौन सा ऊर्जा का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। महासागरों से हम कौन से ऊर्जा, महासागर में ज्वार भाटा आते हैं तो ज्वारीय ऊर्जा भी मिल जाती है। महासागरों में जल में क्या होती है, तरंगे उत्पन्न होती है तो तरंग ऊर्जा भी मिल जाती है। महासागरों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ताप होता है तो महासागर तापीय ऊर्जा मिल जाती है। और ये सभी ऊर्जाएं हम महासागर के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है डी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 10 नंबर, 10 का नंबर क्वेश्चन है कि किस जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। तो भैया जो जीव होता है वो किसका प्रयोग करता है, जल का प्रयोग करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करता है ना, और क्या ऑक्सीजन का प्रयोग करता है। ठीक है, भोजन का प्रयोग करता है ना, यही करता है। इसके बाद प्रत्यावर्ती क्रिया और टहलने के बीच में अंतर बताओ। प्रत्यावर्ती क्रिया क्या है, प्रत्यावर्ती क्रिया जो अचानक से होती है, जो आपके नियंत्रण में नहीं होती, और प्रत्यावर्ती क्रिया का जो नियंत्रण होता है वो कौन करता है, वो करता है मेरु रज्जु, उनका नियंत्रण करता है। ठीक है, और जो टहलना होता है, टहलने वाली क्रिया को हम सोच विचार के करते हैं तो उनका नियंत्रण कौन करता है, तो उनका नियंत्रण अनुमस्तिष्क करता है ना। जो टहलना होता है वो एक ऐच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है ना, ऐच्छिक क्रिया। और जो मेरुरज्जु प्रत्यावर्ती क्रिया होती है वो अनैच्छिक होती है ना, वो एक अनैच्छिक क्रिया होती है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या बोल रहा है कि पौधे में लैंगिक जनन अंगों का विवरण देते हुए, तो पौधे के लैंगिक जनन अंग कौन से हैं। तो अगर पौधे देखा जाए, देखो पौधा का एक पार्ट लैंगिक जनन अंग ये होता है ना, और दूसरा पार्ट ये होता है ना। देखो ये वाला को बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, इसको बोलते हैं फिलामेंट, इसको बोलते हैं एंथर। ठीक है, ये हुआ मादा जनन भाग, पुष्प का मादा भाग, और ये हुआ पुष्प का नर भाग। ठीक है, ये एंथर के अंदर ही होते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, इस एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और वो पॉलन ग्रेन्स निकल करके यहाँ स्टिग्मा में पहुँचते हैं, स्टिग्मा से स्टाइल होते हुए क्या ओवरी के अंदर जा करके पहुँच जाते हैं। क्लियर है, चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, है ना। जो ऊर्जा की वैकल्पिक स्रोत है उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको जवाब दे रखा है। ठीक है, 2-4 नंबर का है। तो देखिए ऐसे 2 तरीके सुझाए, जब चैप्टर पढ़ाया था इसको मैंने बहुत अच्छे डिटेल से पढ़ाया था। ठीक है, जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अरे यार भैया, जैव निम्नीकरण पदार्थ इतने बार पढ़ा चुका हूँ, है ना, तो अब मैं इसे पढ़ाने वाला नहीं। ठीक है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, जैसे पौधे और जंतु हो गए। ठीक है, पौधे जंतु के जो अवशेष होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, वो वातावरण में पड़े रहते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ मतलब जिसको जैविक तरीके से पर्यावरण उसको अपघटित कर देता है। ठीक है, वही होता है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, चलो फिर आता है जैव निम्नीकरणीय के पदार्थ के अंतर्गत और पर्यावरण किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर इसका उपयोग कम नहीं, ठीक है, हाँ बस इतना ही चाहिए जैव निम्नीकरणीय पदार्थ बारे में। ठीक है, अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन सा परिवर्तन सुझा सकते हैं। अगर अपने घर को आप पर्यावरण का मित्र बनाना चाहते हैं तो आपको मैंने एक RRR का फॉर्मूला एक मैंने आपको बताया था ना, 3R का फॉर्मूला है ना। 3R मतलब रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज बताया था ना, बताओ चिल्ला चिल्ला के बताया था। रिड्यूस है ना,
रिसाइकल और रीयूज, अपने घर में इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आओ, वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करो, 4 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अगर नेफ्रॉन की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन करो, कितने नंबर का? 4 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है? चलो 12 नंबर, इसको देखो। हाँ, इसका वीडियो मैंने बनाया अभी हाल ही में, एक वीडियो चैनल पे अपलोड होने वाला है। ठीक है, तो उसमें मैंने किडनी वगैरह के बारे में, जो आपकी मैराथन क्लास थी ना, क्लास 10 साइंस की एक मैराथन क्लास थी, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिलेगा। ठीक है, 1-1.5 घंटे की क्लास थी, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ नेफ्रॉन की पूरा स्ट्रक्चर बताया था। ठीक है, क्या कार्य कैसे करता है बताया था। 4 नंबर का देखो पूछा जाता है। फिर आता है प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र को चित्र से समझाइए। ठीक है, जो नाइट्रोजन चक्र है उसको आपको सचित्र समझाना है, नाइट्रोजन चक्र किस तरह से कार्य करता है। ठीक है, नाइट्रोजन चक्र में प्रवेश होने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, या अगर आपको वो नहीं आता है तो आप इसे लिख दीजिए, लैंगिक जनन की उपेक्षा, अलैंगिक जनन की उपेक्षा लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न विभिन्नताएं अधिक स्थायी होते हैं, व्याख्या कीजिए। क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक है, यह लैंगिक प्रजनन करने वाले जीवों के विकास को किस प्रकार से प्रभावित करता है? 7 नंबर का ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। तो वीडियो को आप लोग लाइक करके वीडियो को जल्दी से शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मैराथन क्लास वगैरह को, सब चीज़ को देखते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।